आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। ठीक, किसी ने कहा है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करने में ज़्यादा सफल होता है। महानता कभी न गिनने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। तो ये तो मोटिवेशनल कोट है जो हमें ऊर्जावान वगैरह बनाता है और हमें मोटिवेट करता है। ठीक, अब अभी तक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा है, एक तो हमने हमारा कवर हो गया भाग एक। भाग एक के बारे में हमने पढ़ा था भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भाग एक राज्यों का संघ। भाग दो हमारा वो भी हमने रिवीजन करके भाग 2 जिसमें नागरिकता की बात कही गई है और यह है आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद आता है भाग 3। तो भाग 3 में है भाग 3 है अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार। उसके बाद आता है भाग 4। उसके बाद आता है भाग 4 में है हमारा डीपीएसपी जो 36 से लेकर 51 तक है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद आता है डीपीएसपी के बारे में हम थोड़ा सा आज जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज इनको 3 कैटेगरी में रखा है जिससे पढ़ने में हमें ईजी होगा और समझने में भी काफ़ी ईजी होगा। तो इसमें होते हैं गांधीवादी, समाजवाद और उदारवादी। गांधीवादी और समाजवादी और गांधीवादी और उदारवाद से प्रेरित होकर ही हमने के आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया है। और सबसे पहले आता है इसमें आर्टिकल 36। तो 36 क्या है, 36 में समाज कल्याण की बात, जो क्या है राज्य की परिभाषा वगैरह की बात करता है। 37 कहता है कि डीपीएसपी क्या होंगे, अपरिवर्तनीय होंगे, इसको न्यायालय नहीं जा सकते, इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते। अब आते हैं गांधीवादी विचारधारा से जुड़े महत्वपूर्ण डीपीएसपी। तो नंबर 1 है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। क्योंकि हमेशा महात्मा गांधी क्या थे, गांव की ओर उनका रुझान ज़्यादा था। वो हमेशा गांव के लोगों को, तब के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और गांव में उनका एक ही था कि गांव क्षेत्र में भी लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, तो इसलिए उनका सबसे बड़ा महत्व रहता था। ठीक, तो आर्टिकल 40 हो गया ग्राम पंचायत। आर्टिकल 43 हो गया कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी। आर्टिकल 43 का होगा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग, मतलब उन्होंने हमेशा उद्योग इंडस्ट्रीज में कर्मकारों के लिए भी या मजदूर लोगों के लिए भी कार्य करने की अनुमति, इसके उन्होंने जोर दिया था। नंबर 3 ST/SC का उन्होंने बहुत समर्थन किया था और उन लोगों को ST/SC के बिना या अल्पसंख्यक लोगों को आगे बढ़ा बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 3 है पोषण स्तर पर उनका रुझान था, जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, इन चीज़ पर उन्होंने विशेष महत्व दिया। नेक्स्ट है कृषि और पशु पालन का संगठन। उन्होंने कृषि क्षेत्र में के माध्यम से भी किया है, कृषि प्रधान है, तो उन्होंने सबसे बड़ा महत्व उनका क्या था कि कृषि पर उन्होंने बहुत जोर दिया था और कृषि पशुपालन किसानों का उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े कुछ आर्टिकल जो समाज में लागू होते हैं। तो सबसे बड़ा आते हैं इसमें आर्टिकल 38 जिसमें है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय राजनीति। 39 का है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 है काम की न्याय संगतता और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। 46 की बात महात्मा गांधी से भी प्रभावित है और समाजवाद से भी। और 47 में भी
महात्मा गांधी से भी प्रभावित होकर, और समाज में तो ये लागू होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य या देश का एक उद्देश्य होता है कि उनके कोई भी लोग क्या हो, उनका जीवन स्तर क्या हो, अच्छा हो, स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो, और पालन पोषण का सब चीज़ अच्छा हो, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो लोकहित के लिए है ये, लोक कल्याण सुधार। ठीक, अब आती है उदारवादी। उदारवादी सभी उदारवादी में, उदारवादी पहले तो उदारवादी समझते हैं। उदारवादी का मतलब कि उदारवादी बोले तो उदारवादी में उन विचारधाराओं को रखा गया है जो लोग ज़्यादा क्या थे, पढ़े लिखे थे, जो लोग को जानकारी अच्छी थी, तो वही लोग क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे, उदारवादी नीति के लिए भी बात करेंगे। जैसे होंगे उसमें कानून से रिलेटेड होगा, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए क्या होगी, नागरिकों व्यवस्था समान नागरिक संहिता होगी। नंबर नेक्स्ट होगा बालकों के लिए, वही लोग क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई वगैरह का भी बात भी उन्हीं लोगों से रिलेटेड होती है, जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक, 45 में है। 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव संरक्षण, जीव का रक्षा। 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और संरक्षण देना। ठीक, जिसमें अलोरा की गुफाएं होगी, अजंता की गुफाएं होगी, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सारे स्मारकों को क्या है, संरक्षण करना। नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 50वां आर्टिकल कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय और शांति की बात किस आर्टिकल में है, तो 51 में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है भाग 5 का। आज से शुरू करते हैं हम लोग भाग 5, जिसमें अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें सारी बातें देखा जाए तो केंद्र से बात होती है, केंद्र से रिलेटेड होती है, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री। ठीक, और इसमें आ गया हमारा ये चीज़ आते हैं। उसके बाद आते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या है, सारी बातें वही चीज़ें क्या होगी, स्टेट में, जिसमें सीएम से रिलेटेड, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल, तो इन सब की बातें होती हैं। तो एक हो गया भाग 5, ईजी भी है समझने में कि भाग 5 केंद्र की बात और भाग 6 राज्य की बात। ठीक, आज का टॉपिक जो होगा वो होगा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति की एक ट्रिक होती है पकानी कोका द्योदशम। ठीक है, पकानी कोका द्योदशम। तो राष्ट्रपति पद की बात 52 में, कार्यपालिका 53। ठीक है, पकानी कि राष्ट्रपति का पद कौन सा है, आर्टिकल 52। तो इस तरह से क्रम से लगाना है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो ये किस में कहा गया, 53 में। उसके बाद है निर्वाचन 54। ठीक है, कोटा, न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, 55। ठीक है, कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए, 56। द्वियों को मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद आ गया 57, दोबारा वो क्या हो सकता, निर्वाचित हो सकता है। फिर योग्यता किस में है, 58 में। योग्यता किस में है, 58 में। फिर शर्तें किस में है, फिर 58 हो गया। उसके बाद आ गया 59। फिर आया शर्तें 60 में, और फिर आया महाभियोग 61 में। 61 में महाभियोग। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 52। ठीक है, जो भारत का एक औपचारिक प्रधान भी होता है। राष्ट्रपति क्या होता है भारत का, और ये औपचारिक प्रधान होता है। आर्टिकल 52 में बात की गई। ठीक, उसके बाद आता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किस में होती है, पीएम होती है। और राष्ट्रपति के पास केवल क्या होती है, नामात्र की शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास कैसी होती है, नामात्र की शक्तियाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा निवाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति के सबसे पहले इसमें देखते हैं कि निवाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आता है, एक आता है संसद। संसद में हो गया राज्यसभा, लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। इसी तरह एक आता है स्टेट। स्टेट में क्या हो गया, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा के सदस्य एक तो भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। नंबर क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक तो हमारे पूरे देश में सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और नंबर दूसरी कि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद से अगर
किसी भी राज्य का सीएम भी विधान परिषद से होता है तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान से। विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, जो अभी फ़िलहाल समाप्त कर दिया गया है। और अब इसमें हम देखें तो कौन लोग भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एक बार देख लेते हैं। तो एक हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब आता है आर्टिकल भाग ले सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसमें भी सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है वो निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग और इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 में। ठीक, इस निर्वाचन आयोग तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है, जिसमें अनुपातिक प्रणाली के तहत। तो अनुपातिक प्रणाली क्या होती है? अनुपातिक प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जैसे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, प्रथम कोई व्यक्ति है, उसने 3 लोगों को, इसमें क्या होता है वरीयता के अकॉर्डिंग क्या होता है मत दिया जाता है। पहला है उसने ए को पहली तक वरीयता दी अपनी, बी को दूसरी और सी को तीसरी। उसी तरह दूसरा आया, उसने ए को तीसरी, बी को पहली और सी को दूसरा। इसी तरह तीसरा आया तो उसने भी क्या किया कि ए को पहली, बी को दूसरी और सी को तीसरी। इसी तरह तीसरा आया तो उसने क्या किया कि ए को दूसरा और बी को पहला और सी को तीसरा दिया। तो अब इसमें देखा जाता है कि प्रथम चरण में जब गणना होती है तो इसमें देखा जाता है कि पहली प्रेफरेंस कितने लोगों के पास है। तो एक तो ए के पास 1 2, तो 2 लोगों ने तो ए को दिया, ठीक, वरीयता। उसके बाद क्या हुआ, फिर बी के पास जाते तो बी में भी 2 और सी में किसी ने नहीं दिया, तो ये तो हो गया पहली बहाल। ये क्या हो गया पहली बार, तो सी तो क्या गया बार। उसके बाद देखते हैं कि ये तो हुआ प्रथम चरण का गणना, अब होता है द्वितीय चरण का गणना। द्वितीय चरण में क्या होगा कि दूसरे नंबर में दूसरा वरीयता किसको सबसे ज़्यादा मिली है। तो उसमें देखेंगे कि एक के पास तो केवल क्या है, दूसरे नंबर में 1 ही है, 2, और बी को मिले हैं 1 2, तो 2 लोगों ने बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो इसमें जीत किसकी होगी द्वितीय चरण के वरीयता में, द्वितीय चरण की गणना में तो बी की। तो इसमें बी जीत जाएगा और बी को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा और वो उस जीत कन्फर्म हो गई। ठीक, ये हो गया हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। और जो सी जो पहली बार हो गया था, तो इसके सारे जितने भी वोट हुए थे इनको ए और बी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति का कोटा कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 कहता है कि न्यूनतम कितना हो जाए राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना हो जाए, टोटल कुल वोट, जो टोटल वोट होते हैं और कुल प्रत्याशी कितने +1 और इधर +1, तो इतना इसका होना चाहिए। और इसकी
जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? 15,000। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। अब देखा जाए तो एक एमएलए का वोट की गणना अगर हम करते हैं, एक एमएलए का वोटिंग देखते हैं हम, एक एमएलए की वोटिंग कैसे निकालते हैं। तो एक एमएलए है ना, लिखने में प्रॉब्लम है, समझ लो। एमएलए, एक एमएलए का होता है राज्य की जनसंख्या, और कुल एमएलए, कुल टोटल जितने एमएलए हैं, राज्य की जनसंख्या, कुल एमएलए इंटू 1000, जितने भी एमएलए होंगे इंटू 1000। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सपोज यहाँ की जनसंख्या है उत्तराखंड की 1 करोड़, सपोज 1 करोड़। तो उसमें कितने होंगे? हम यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? 70। तो 70 इंटू 1000 निकालेंगे तो ये एक एमएलए की वोट का रेशियो निकलता है। ठीक, तो ये हो गया। तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 समाप्त। अब आते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। पदावधि कितनी है? 5 वर्ष की है। अनुच्छेद 57 है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, दोबारा हो सकते हैं। और अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता। तो योग्यता क्या क्या होगी? कि वो भारत का नागरिक होगा, वह क्या होगा? भारत का नागरिक होगा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और वो लोकसभा की योग्यता रखता हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61। 61 क्या है? 61 महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। तो महाभियोग क्या हुआ? जैसे संसद है, संसद में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा, जैसे यहाँ 45, लोकसभा में 545 टोटल सदस्य, यहाँ पे हो गए 245। तो इनमें से लोकसभा और राज्यसभा में से अगर कोई भी प्रस्ताव लाता है तो उसके लिए 1/4 प्रारंभ, 1/4 उससे 1/4 प्रारंभ होना चाहिए। और अगर इसे पारित करना होता है तो पारित करने के लिए 2/3 से पारित होगा। तब जाके यह क्या करेंगे? लोकसभा वाले क्या कर भेजेंगे? राज्यसभा। तो राज्यसभा में भेजने से पहले क्या करते हैं कि 14 दिन पहले किसको? राष्ट्रपति को भी सूचित कर देते हैं। और राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर क्या होता है कि राज्यसभा में उपस्थित होगा। और वहाँ पे अपनी जो भी जिसके ऊपर भी इम्पीचमेंट लिया जा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, उसके ऊपर वो अपनी बातें रखेगा। और अगर राज्यसभा भी इसे 2/3 से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसी दिन अपना त्यागपत्र, उसी दिन उस पर महाभियोग लग जाता है और वह अपना त्यागपत्र दे देता है। तो उसी दिन उसका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो ये है राष्ट्रपति। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली हमने? महाभियोग की ली थी अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कोशिश की है कि जितना जल्दी से जल्दी समझाया जाए और कम से कम समय में समझाया जाए, उसके लिए हमने प्रयास किया है। धन्यवाद।